हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे BPCS 184 यूनिट 5 पार्ट 2। इसका हमने ये आपका जो बुक है स्कूल साइकोलॉजी का बुक है, इसमें हमने यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया था और यूनिट 5 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें हमने सोशल फोबिया तक हमने कवर किया था। और फिर मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसको काफ़ी लेंथी हो जाती ना वीडियो, तो उसमें ना अच्छे से आप ज़्यादा मतलब अच्छे से हम कंटिन्यू ज़्यादा देर तक हम एक चीज़ नहीं सुन पाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कवर करेंगे। तो हमने सोशल फोबिया तक हमने इसको कवर किया था। अब हम स्कूल रिफ्यूज़ल और स्कूल फोबिया का जो आगे पॉइंट्स है अब हम उसको कवर करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना कि आपको, और हमें पता भी है कि स्कूल फोबिया एक ऐसा कॉमन फीचर है जिसमें जो हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर को सेपरेट करता है। मतलब उसका एक फीचर है। क्योंकि स्कूल फोबिया क्या है ना कि हम मतलब ऐसे मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ना हमें हम वो चीज़ है ना अटेंड नहीं कर पाते हैं। हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता है कि हम कैसे उसको फेस करें, क्या कैसे अटेंड करें, क्या बोले क्या नहीं बोले। बहुत अंदर से ना हम प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं अच्छे से। ना ही हम मतलब अगर हमें कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व करता है, हम अंदर से खुद से कोशिश भी करते हैं जाने की, इन्वॉल्व होने की, या बाहर से हमें कोई प्रेशर देता है कि हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। बट क्या होता है ना कि कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं ना कि जिसकी वजह से फिर हम उस उन मतलब एक्टिविटीज़ में ना इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। तो इसी को हमें ना ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये स्कूल का जो एक फियर होता है, या हम स्कूल का रिफ्यूज़ल भी बोल सकते हैं। ये मतलब एक चीज़ होती है जो एक बच्चे के अंदर है ना फिक्स हो जाती है कि उसको इस चीज़ से ना बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। ऐसे ही कई बार ये होता है कि हम कुछ चीज़ें जो हम नहीं बोल पाते हैं, या क्लास में अगर हम मैम ने कुछ क्वेश्चंस हमें समझाए हैं और हमें क्वेरी है कि हमें ये पॉइंट समझ नहीं आए हैं और हमें इनसे आंसर मतलब मैम से दोबारा पूछना है, बट हम नहीं पूछ पाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स हो जाता है। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में देने की बात है कि इसमें ये इसका मतलब नहीं है कि अगर वो कुछ बोल नहीं रहा है या कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, तो मतलब वो डेवलपमेंट नहीं है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो जब डेवलपमेंट नहीं है या उसके अंदर वो नॉलेज नहीं है या उसके अंदर बोलने की मतलब बोलना नहीं जानता है। वो सारी चीज़ें जानता है, वो डेवलपमेंट भी है एंड उसको नॉलेज भी है एंड वो बोल भी सकता है। बट एक जो फियर होता है ना, एंजाइटी जो होती है, वो उस चीज़ को ना करने नहीं देती है। तो वो चीज़ हो जाती है इसमें। तो अब हम इसमें देखते हैं जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब ये क्या है ना कि इसके अंदर क्या है ना कि हमें पता है कि बहुत सारे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ होती है हमारी लाइफ में, जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी नेगेटिव भी चीज़ें आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे मतलब उसके की वजह से ना बहुत सारे एनजाइटी हमारे लाइफ में आती हैं और उनकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स है जो हमें दिखाई देते हैं। जब हम कुछ ऐसी चीज़ें इवेंट्स में होते हैं हमारी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और उसकी वजह से हम ना रात को कई बार वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, हम सोचते हैं। क्योंकि दिन भर जब हमें एक चीज़ की रहती है ना, तो सोते टाइम भी हमें वही चीज़ रहती है, उसकी वजह से फिर हम सो भी नहीं पाते हैं। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है किसी चीज़ को, जैसे स्टडी से रिलेटेड अगर हम बच्चों की बात करें, तो वो स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और इसी की वजह से उनके बहुत सारी चीज़ें कमी दिखने लग जाती है, कोई भी डिसीजंस लेने में अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमें एक एंजाइटी डिसऑर्डर में हमें दिखते हैं। ठीक है। तो उसके बाद एक और होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे हम PTSD के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा
मतलब स्ट्रेसफुल इवेंट जो आपकी लाइफ में होता है ना, ऐसा नहीं है जो अपनी डेली लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हो उसकी वजह से नहीं, ये एक ऐसा होता है जो आपके पास्ट में या ऐसा कुछ इवेंट हुआ होता है या कुछ ऐसा बहुत भयानक चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप वहाँ उस टाइम पे तो आपने रिकवर कर लिया, बट जो आपका वो फियर होता है ना वो आपके साथ है। उस चीज़ से रिलेटेड अगर वो होता है इन फ्यूचर में या फिर आपके प्रेजेंट में, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है, क्योंकि वो आपके मेमोरी में ना एक फिक्स हो जाता है कि वो जो ट्रॉमेटिक इवेंट है ना वो आपके दिमाग में रह जाता है आपकी मेमोरी में। एंड उसको जब भी आप रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं या जैसे होता है ना, हम कई बार देखते हैं कि कोई सो रहा है तो उसको सपने में वो चीज़ दिखाई देती है एंड वो अच्छे से सो नहीं पाता, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाता है और वो एकदम से उसकी नींद खुल जाती है, वो डर जाता है। कई बार हम बच्चों को भी देखते हैं कि वो उनको सपने आते हैं तो थोड़े बहुत डरावने सपने आ जाते हैं तो वो डर जाते हैं एंड फिर वो अपनी मम्मा के पास जाके सोते हैं। तो ऐसे ही है कि पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आपके साथ चलती है एंड वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाती है, भले ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो बट वो आपके मेमोरी में रह जाती है। एंड उसी की वजह से आपको कई बार ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स और जो मोमेंट्स होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, आप रिलेट करते हो सब चीज़ों का एंड फिर उसके बाद आपको वो जो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, वो आपके सिम्टम्स आते हैं। ऐसे इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ होता है तो उसके बाद उनके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि स्कूल से जो पहले के बच्चे होते हैं वो रात को डर जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाके सोते हैं और कई बार पेरेंट्स का जो सेपरेशन होता है उसकी वजह वो भी एक इवेंट हो जाता है। उनको कभी भी किसी पे भरोसा नहीं होता है, मैरिज वाली चीज़ों के ऊपर भरोसा हट जाता है। कई बार चूँकि हम देखते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं अगर उनके पेरेंट्स सेपरेट हो रहे हैं या उनकी लड़ाइयाँ देख रहे हैं तो जो बच्चों का जो रिलेशनशिप और जो मैरिज है उस पे जो एक ट्रस्ट होता है ना वो हट जाता है। फिर स्कूल गोइंग जो बच्चे जाते हैं तो उनका जो इवेंट्स होते हैं वो देख सकते हैं। फिर अडल्ट का हम देख सकते हैं, फिर कॉलेज स्टूडेंट का हम देख सकते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकेडमी परफॉर्मेंस उनकी कम हो जाती है, सोशल विड्रॉल मतलब लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा टॉपिक सोशल विड्रॉल। अब सोशल विड्रॉल का मतलब वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है ना कि लोगों के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलना जुलना जो होता है ना वो हम नहीं करते हैं। या तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा शर्म आती है लोगों से बात करने में, या फिर हमें अकेला रहना होता है ना कि कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको अकेला रहना पसंद होता है, तो वो चीज़ होती है। या फिर ऐसा होता है कि उनको मतलब कुछ रिजेक्शन मिल गया हो, कि उनको किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो तो उसकी वजह से अब वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। जैसे कि आजकल जो लव वाला जो सीन होता है तो उसमें क्या है ना कि अगर किसी ने उनका वो अगर किसी से जाती हैं बातें करते हैं या नहीं होता है करते हैं तो फिर वो अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनसे बातें करना पसंद नहीं करते, तो उसके बाद वो अकेला रहना पसंद करते हैं, फिर वो दोस्तों से मिलना जुलना जो होता है वो सब चीज़ें बंद कर देते हैं। ये होता है ना कि जो भी हम हमारे अंदर जो चीज़ें चलती हैं ना तो उसकी वजह से ही हम अपने फीलिंग्स को हम बिहेव करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जिस तरीके से भी होता है हम वो सब चीज़ें करते हैं। एंड ये जब क्या होता है ना कि हम तब करते हैं जब हमें एक सोशली लोगों से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। इस सोशल विड्रॉल में सिर्फ ये नहीं है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर होना चाहिए, कोई हो या फिर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड होता है कि आपको ये डिपेंड होता है ना कि आप उस टाइम पे किस सिचुएशन पे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या आपको स्ट्रेस है, किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम है। एंड उसी की वजह से आपकी प्रॉब्लम सामने आती है, क्योंकि जो भी आप
फील कर रहे होते हैं, उसकी वजह से तो आप अपनी चीज़ों को बिहेव करते हैं और रिएक्ट करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो सोशल विड्रॉल एक टेम्पररी भी हो सकता है और कई बार बहुत तो लंबा टर्म भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि सोशल विड्रॉल अगर टेम्पररी तब हो सकता है कि जब उसको अगर किसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड देन उसके बाद कोई आके उससे खुद आके उसके सामने से उससे दोस्त बनना चाहता है या उसके करीब आने की कोशिश करता है, उसको पसंद करने की कोशिश करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, तो फिर वो जो सोशल विड्रॉल है वो ख़त्म हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर कोई सामने से आता है फिर भी बोलने के लिए, तब भी वो उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर वो एक ऐसा फियर बैठ जाता है कि कोई भी हम मुझसे बात करेगा तो वो मेरे साथ मतलब मुझे छोड़ के चला जाएगा, ऐसा एक फियर हो जाता है। तो ये टेम्पररी भी और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके का होता है। ये लाइफ जिस तरीके से मूव ऑन करती है वैसे ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, बॉडी इमेज इश्यूज एंड ईटिंग डिसऑर्डर। अब बॉडी इमेज इशू का तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि बॉडी इमेज इशू का क्या है, कि अपने आप को देखना, अपने आप को इतना अच्छा दिखाना। अब जैसे कि होता है ना कि दिखावा करना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। लाइक आप जैसे हो वैसे देखो ना, खुद को प्यार करो कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी अच्छी हूँ, खुद से प्यार करना। मोटी हूँ तो मोटी हूँ, मेरा मुझे मुझे अच्छा लग रहा है, मोटी मैं हूँ। किसी के बस की बात नहीं है कि वो मुझे उठा के फेंक सके। लाइक एक अपने आप को जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते ना, तो आपको है ना सामने वाला कुछ भी बोलेगा ना, आपको उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर होगा ही होगा। एंड जब आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मेरी नाक टेढ़ी है या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या कुछ भी है, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना एंड आपने खुद से प्यार कर लिया, तो किसी सामने वाले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको कुछ बोले एंड उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो या आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ नहीं हो सकता, किसी की बस की बात नहीं होती है ये फिर। तो इसलिए जब तक आप अपने लोग को आप पसंद नहीं करोगे ना, तो सामने वाला अगर आपको कुछ भी छोटा सा भी ये बोल देना कि तू तो कितनी पतली है यार, आपको इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि यार पता नहीं मैं कब ऐसे नॉर्मल होंगी, ऐसे इतनी पतली क्यों हूँ, देख वो कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छा है। लाइक ये सब चीज़ें चलता है ना, आपका बहुत स्ट्रेस होता है आपको, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड इसके भी कई सारे पॉइंट्स है, जैसे एनोरेसिया हो गया, बुलिमिया हो गया, बिंग ईटिंग डिसऑर्डर हो गई, ये सारे पॉइंट्स आपके होते हैं इसके अंदर। एंड पिक एंड अवॉइडेंट रेजिस्टेटिव फूड इनटेक डिसऑर्डर हो गए। ये सारे आपके क्या है ना कि जो भी आपके ईटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, वो सारी चीज़ें आपके इसमें है कि किस तरीके से बच्चों के बॉडी को इमेज डैमेज करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेके, जो कि फिज़िकल ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की, और वो भी उस चीज़ में जब वो खाने की चीज़ होती है, क्योंकि खाने का एक बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसी की वजह से वो एक ग्रो करता है। एंड वही उसमें अगर कुछ खाने के ही कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो उसके बाद उनकी जो बॉडी है ना वो डैमेज हो जाती है। एंड इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सोमेटिक प्रॉब्लम्स। सोमेटिक प्रॉब्लम्स क्या है ना कि ये आपकी आपकी बॉडी एंड फिजिकल के मतलब आपकी जो बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपको कोई पेन हो रहा है या आपको कोई बीमारी हो गई या आप अपनी बॉडी को लेके परफेक्ट नहीं समझते हो। तो इसमें क्या है ना कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक वर्ड है नो, मतलब अपने आप को जानना। लाइक ये नहीं है कि एक आप इंटरनली आप कुछ प्रॉब्लम है, मतलब सोमेटिक का एक पार्ट ये भी है कि हमें ना कई बार अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को लाइक सोचते हैं कि यार मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मुझे बहुत पेन है, मतलब
मैं सबसे चीज़ ये हो ज़्यादातर आजकल तो ये है ना कि मैं अपने आप को पसंद नहीं कर रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ। तो उसकी वजह से आपको जो डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस रहता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को कंप्लेन करना बंद कर दो। जिस दिन आप अपने आप को कंप्लेन करना बंद कर दोगे, उस दिन आप एक नॉर्मल लाइफ जियोगे एंड ऑलवेज हैप्पी रहोगे। एंड इसकी वजह से फिर आपको अंदर से जब आप खुश रहोगे, तो जो आप पतले भी हो तो आप मोटे हो जाओगे। कहते हैं ना, हंसने से मतलब लाइक एक थोड़ा सा ग्रोस ग्लो आता है आपके फेस पे, लाइक आपका थोड़ा वेट भी बढ़ेगा। अब खाने पीने का अच्छा ध्यान रखो, कोई बाहर में जाए, कोई 10 गालियाँ दे रहे तो कोई मतलब ही नहीं है सुनने का। जैसे हो ऑलवेज हैप्पी। तो इसके कुछ कॉमन हो सकते हैं हमारे जो अपने आप को कंप्लेंट्स करते हैं या फिर प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। तो उसमें जो बच्चों के अंदर और जो बड़े हैं उनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दिखाई देती है, जैसे हेडेक होना, पेन होना, स्किन रैशेस, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखने लग जाती हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जैसे हो वैसे अच्छे रहोगे ना, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है ओवरलैप ऑफ इंटरनाइजिंग प्रॉब्लम। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और इसमें क्या है ना कि फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली नेचर होता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, उनको किस तरीके से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप है, किस तरीके से हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, क्या हमें डिप्रेशन तो नहीं है, एनजाइटी तो नहीं है, सोशल विड्रॉल लाइक हम हैं तो नहीं, और ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये सारी क्या है ना, जब हम जो अंदर की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद उनके लिए हम सॉल्यूशन लेके आते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब राह चलता कोई भी मिल जाए उसी से बात करने लग जाओ। और वैसे तो आजकल कोई बात करता नहीं है, क्योंकि सब फ़ोन में ऐसे बिज़ी होते हैं। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, या रिक्शा में जा रहे हो, या पैदल जा रहे हो, जब भी आपके कान में ना हेडफोन होते हैं। अगर आप पैदल भी वॉक कर रहे हो तब भी आपके फ़ोन में ना, मतलब कान में ना हेडफोन होते हैं। एंड आप अगर बात नहीं कर रहे हो तो सॉन्ग सुन रहे हो। मतलब लोगों से कोई मतलब ही नहीं है आजकल किसी को। अगर कोई बोल भी रहा है तब भी नहीं सुन रहे, क्योंकि आपके कान में गाने बज रहे हैं, तो 2-3 आवाज़ लगाने के बाद आप सुनते हो। तो ये ऐसी चीज़ें होती है ना कि मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने वाला सिस्टम तो मतलब जैसे बंद ही हो गया है। लाइक ठीक है, बट वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमें जो हमारी अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, जब हम उनको तभी ओवरलैप कर सकते हैं जब हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो समझना इज़ द सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब तक अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं समझोगे तब तक आप बाहर वालों को कैसे बताओगे, किसी डॉक्टर को कैसे बताओगे, आप किस तरीके से आप कंसर्न करोगे किसी से। तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को पहले प्रॉब्लम्स को समझो एंड देन उनको बताओ, एंड उसके बाद उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालो। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। एंड इसके जो नोट्स हैं ना, आपको हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे। मतलब अब हम पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहे हैं, आपको ना मैं नीचे लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स के नाम से, एंड देन आपको बस क्लिक करना है, उसके पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। आपको वेब पीडीएफ आपको डाउनलोड करने की या सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी अगर नोट्स देखने हो तो आपको बस एक वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है लिंक पे, एंड देन वो अपलोड रहेंगे वहाँ पे हमेशा। एंड चैप्टर वाइज मतलब यूनिट 1, 2, 3, 4 सारे मिल जाएंगे, एंड जो बाकी इंफॉर्मेशंस है वो भी आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप इजीली आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इग्नू की जो क्लासेस होती हैं, बीजी और मास्टर्स की, पीजीडी, मतलब हर एक चीज़ के आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ओके।
एंड अगर कोई डाउट रहता है किसी टॉपिक में तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। एंड बाय बाय।